नीमा ने अपनी सहेली प्रेमा का परिचय अपने पति प्रकाश से करा तो दिया, पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी बिंदास सहेली ही उसके गले की फांस बन जाएगी। 2 साल के इलाज के बाद आज मुझे मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। जबरदस्त मानसिक आघात की वजह से मुझे आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब हॉस्पिटल से सूचना मिली कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे घर ले जाया जा सकता है, तो मेरी पत्नी, मेरा साला और उसकी पत्नी और मेरा बेटा 6 साल का विक्रम मुझे लेने आए थे। हॉस्टल की औपचारिकताएं पूरी करने में 2-3 घंटे का समय लग गया। फिर मैं जैसे ही वार्ड से बाहर आया तो मुझे लेने आए सभी की आंखों में चमक दौड़ गई। खुशी के मारे सभी के आंसू छलक पड़े। जैसे ही मैंने बाहें फैलाई, सब के सब दौड़ कर लिपट गए। बेटा विक्रम मेरे गले से लिपट गया और पापा पापा कहकर प्यार से अपने कोमल हाथ मेरे चेहरे पर फिराने लगा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने निकली। विक्रम मेरी आंखें पहुंचने लगा। बड़ा भावपूर्ण दृश्य था। पत्नी नीमा भी रह नहीं पाई, वो मेरे पाँव में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए कहकर बिलख पड़ी। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाया, फिर कहा, चलो चलते हैं। मुझे मानसिक आघात लगा था, जिसके इलाज के लिए मैं अस्पताल में था। आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि मुझे इतना बड़ा मानसिक आघात लगा और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। शादी का माहौल है, चारों तरफ गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं, हर कोई चहक रहा है, खिलखिला रहा है। इसी शादी में मैं और मेरी पत्नी नीमा भी थी। मैं अलग से एक चेयर में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि अचानक मेरी पत्नी अपनी एक सहेली को लेकर मेरे पास आती है। उसकी सहेली, जिसे मैंने देखा और देखता ही रह गया। गजब का आकर्षण था उसमें। उसकी शादी को 10 बरस हो गए थे, लेकिन आज भी ऐसा लगता था जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। किसी को विश्वास नहीं होता था कि 30 बसंत देख चुकी और वो 2 बच्चों की माँ भी है। नीमा ने उससे मेरा परिचय कराया। ये मेरी फ्रेंड है प्रेमा, और रिश्ते में बहन भी। और प्रेमा, ये मेरे हस्बैंड प्रकाश। हेलो जीजू, हाउ आर यू? प्रेमा ने हाथ आगे बढ़ाया। फाइन, मैंने भी हाथ मिलाकर संक्षिप्त सा जवाब दिया। अपने आप में सिमट कर रहने वाला मैं कुछ शर्मिले स्वभाव का था, लेकिन प्रेमा बिल्कुल विपरीत, एकदम बिंदास। प्रेमा और नीमा शादी के उस माहौल में एक दूसरे से बतियाती अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी, और मैं भी बीच बीच में कुछ बोल लेता था। प्रेमा, अरे जीजू आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बात है नीमा, बोलने पर पाबंदी लगाई हो क्या? हमारे पतिदेव तो ऐसे नहीं है भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कम बोलते हैं, नीमा ने कहा। मैं एक बात नोटिस कर रहा था। प्रेमा बातें तो नीमा से कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बस मेरी तरफ थी। लगता था उसकी दिलचस्पी नीमा में कम, मुझ में बात करने में ज़्यादा थी। दोस्तों का कहना है कि मैं स्मार्ट और अच्छे कद काठी का धीर गंभीर हूँ, और मेरी तरफ कोई भी स्त्री आसानी से आकर्षित हो जाती है। जबकि नीमा थुलथुल काया की थी। वह कब क्या बोल दे, कब कटाक्ष कर दे, कब बातों बातों में किसी का अपमान कर दे, कोई भरोसा नहीं रहता था। नीमा और प्रेमा 10-12 साल बाद इस शादी में मिल रही थी, इसलिए देर तक बात करती रही। फिर एक दूसरे को अपने अपने शहर में आने का निमंत्रण भी भेज दिया। जाने से पहले प्रेमा ने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। कुछ दिनों बाद नव वर्ष का आगमन हुआ, तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर बधाइयाँ, शुभकामनाओं का दौर चल रहा था। मैंने भी सबको नववर्ष की शुभकामनाएं एसएमएस से भेज दी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी, तो मोबाइल स्क्रीन पर प्रेमा नैनीताल का नाम दिखाई दिया। मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उधर से मीठी सी आवाज़ आई, हेलो जीजू, आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए हो। एक सांस में प्रेमा बोल गई। आपको भी मुबारक हो, मैंने कहा। आपका एसएमएस मिला, मुझे तो करना आता नहीं, सोचा बात ही कर लेती हूँ। और उस दिन नववर्ष की वह बातचीत लंबी चली, और शायद यही से मेरे चरित्र का पतन भी शुरू हुआ। मुझे भी अच्छा लगा प्रेमा से बातें करके। मुझे शेर व शायरी का शौक़ था। मैं मोबाइल पर अपने दोस्तों से शेर व शायरी का आदान प्रदान करता था। उस दिन के बाद मैंने प्रेमा को भी भेजना शुरू कर दिया। अब प्रेमा तो जैसे मौके की तलाश में ही रहती। जैसे ही एसएमएस मिलता, वो मुझे फ़ोन कर लेती। एक नया सिलसिला चल पड़ा हम दोनों के बीच। घंटों बातें होती। अब प्रेमा अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करने लगी। फिर उसने एसएमएस करना भी सीख लिया। प्रकाश जी, आप नैनीताल आइए ना कभी, आपसे मिलने को बड़ा मन कर रहा है। एक दिन प्रेमा ने अपने दिल की बात कही। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है प्रेमा जी आपसे मिलने का। आप प्रेमा जी क्यों बोलते हैं? मैं आपसे छोटी हूँ, प्रेमा कहकर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, ये आप कहना भी बंद कर दीजिए, तुम बोलिए। उस दिन प्रेमा ने मुझे ये अधिकार दे दिया, तो मैं उसे प्रेमा और तुम ही बोलने लगा। एक दिन मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में नैनीताल जाने का अवसर मिला। मेरा हल्द्वानी में कपड़ों की दुकान थी। उसी सिलसिले में मुझे नैनीताल जाना था। मैंने प्रेमा को बताया तो वह खुशी से झूम उठी और बोली,
आप सीधे मेरे घर ही आओगे, किसी होटल वोटल में नहीं जाना। अरे भाई, मैंने कहा ना कि मैं काम से आ रहा हूँ। दिन में काम निपटा कर तुमसे और तुम्हारे पतिदेव से मिलने आ जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आप टैक्सी स्टैंड से सीधे मेरे घर आओगे। मैंने कहा, अच्छा बाबा, देखता हूँ, पर यार बड़ा अजीब लगेगा। तुम्हारे पति और बच्चे तो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। प्रेमा, नहीं करेंगे, सब ठीक है। तभी तो आपको घर पर आने के लिए कह रही हूँ ना। आप तो बस सीधे मेरे घर आ जाना। प्रेमा ने आखिर मुझे अपने घर आने के लिए मना ही लिया। फिर मैं अगले दिन नैनीताल के टैक्सी स्टैंड के सामने खड़ा था कि सामने मुझे प्रेमा दिखाई दी। मुझसे नज़र मिलते ही प्रेमा ने हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन किया। फिर हम दोनों प्रेमा की गाड़ी से ही उसके घर पहुंचे। उसके बच्चे स्कूल जा चुके थे और पति राजेश सो रहे थे। प्रेमा, आइए प्रकाश जी, हम यहाँ गेस्ट रूम में बैठते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? प्रेमा ने चहकते हुए पूछा। मैंने कहा, जो भी मिल जाए, बस 5 मिनट में आई, तब तक आप फ्रेश हो लें। प्रेमा ने किचन में जाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए प्रेमा ने कहा, आखिर आप आ ही गए यहाँ। मैंने आना तो था ही, तुमने जो बुलाया था। अच्छा जी, वैसे हम आपके होते कौन हैं? प्रेमा ने शरारती अंदाज में पूछा। सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरी सांस है, मेरा जीवन। क्या नहीं हो तुम? मेरी बातों के इस अंदाज से प्रेमा मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगी। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, जानती हूँ मिस्टर, लेकिन नीमा के लिए भी आप बहुत कुछ हो। राजेश कुछ देर में उठने वाले हैं, आप तब तक तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। कहकर प्रेमा ने उठना चाहा तो मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, बैठो ना कुछ देर, क्या जल्दी है? मेरा हाथ थामना, प्रेम पूर्वक आग्रह करना शायद प्रेमा को अच्छा लगा, पर इन बातों में पता ही नहीं चला कि राजेश कब उठ कर फ्रेश हो चुका है। उसने अचानक कमरे में प्रवेश किया। ओह राजेश, आप उठ गए? प्रेमा ने संभलते हुए कहा। फिर, राजेश, ये प्रकाश जी हैं, आपसे मैंने इनका जिक्र किया था ना। कहकर उसने मेरा परिचय कराया। हेलो, राजेश ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। बहुत खुशी हुई राजेश जी आपसे मिलकर, मैंने कहा। और मुझसे मिलकर नहीं, प्रेमा ने तबाक से कहा तो हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन राजेश को ऑफिस जाना था। उसने प्रेमा से कहा, मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम प्रकाश जी को जहाँ जाना है गाड़ी से छोड़ देना। ठीक है, बस मैं भी तैयार होती हूँ, फिर इन्हें जहाँ कहेंगे छोड़ दूंगी। राजेश के जाने के बाद प्रेमा को मुझसे खुलकर बातें करने का वक्त मिल गया। घर में हम दोनों अकेले थे, इसलिए खूब बातें की। मैंने भी दिल खोल कर रख दिया, तो वो भी पीछे न रही। हम दोनों ने अपने अपने दर्द बयां किए तो दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन गए और हमदर्दी पाकर प्यार की कोपलें फूटने लगी। हम दोनों को लगा कि कुदरत ने हमारे लिए जीवन साथी बनाते समय हमारे साथ अन्याय किया है। प्रेमा ने दिन भर मुझे शहर में घुमाया। मैंने अपना जरूरी काम निपटाकर प्रेमा से कहा, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ मैडम, जहाँ मर्जी ले चलो। भगा ले चलूँ तो? प्रेमा ने कार चलाते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, भाग निकले। मेरे कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर दिन भर घूमने के बाद शाम को दोनों घर लौट आए। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। राजेश रात को डिनर के वक्त ही घर आता था। मुझे भी रात को ही लौटना था, किंतु प्रेमा चाहती थी कि कैसे भी हो मैं राजेश के घर लौटने से पहले ही चला जाऊं, जबकि मैं चाहता था कि कुछ समय और प्रेमा के साथ गुजारूं। आप अभी चले जाइए ना प्रकाश जी, प्रेमा ने विचलित भाव से कहा। पर क्यों? अभी तो बहुत देर है मेरी वापसी में, पहले जाकर क्या करूंगा? यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, कहीं जाम लग गया तो आपको लेट हो जाएगा। नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो क्या है, कल चला जाऊंगा, मैंने मजाक में कहा। कुछ बोल नहीं पाई वो, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि कुछ बात जरूर है, नहीं तो दिन भर साथ रहने वाली प्रेमा यूं पीछा छुड़ाने का प्रयास न करती। अचानक डोर बेल बजी। सुनकर आशंकित सी वो उठी। चेहरे के भाव बदल गए। दरवाजा खोला तो राजेश सामने खड़ा था। उसकी शर्ट कहीं, टाई कहीं जा रही थी। उसके मुंह से तेज भपका ज्यों ही प्रेमा के नाक तक पहुंचा वो बोली, राजेश, आप पीकर आए हैं ना? आज तो ना पीते प्रकाश जी आए हुए हैं। तेरा मेहमान है तो मैं क्या करूं, हट पीछे। तू तो जब देखो तब रोती रहती है। राजेश ने लड़खड़ाते कदमों से घर में प्रवेश किया। प्लीज राजेश, धीरे बोलिए, प्रकाश जी अंदर हैं, प्रेमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं ये सारा ड्रामा देख और सुन रहा था। मैं थोड़ा सहम गया। पता नहीं प्रेमा के साथ कैसा व्यवहार करेगा, कहीं मुझसे ही न उलझ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधा बेडरूम में गया और जैसे आया था वैसे ही कपड़ा और जूता पहने बिस्तर पर लुढ़क गया। प्रेमा देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। दिल का दर्द बह निकला। मैं दूर खड़े होकर सब नज़ारा देख चुका था। प्रेमा ने मुझे देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे लिपट कर सुबक पड़ी। बस करो प्रेमा, हिम्मत रखो, कहकर मैंने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फिराया तो वो अपनत्व के एहसास से पिघल गई। और उस रात हम दोनों का पहला मिलन हुआ। हम दो जिस्म से एक जान कैसे हुए पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं वापस आने को तैयार हुआ तो अचानक वो मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रकाश, मुझे यहाँ नहीं रहना।
उसकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। यूं ही कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, किस रिश्ते से ले जाएं, अनेक सवाल कौंध गए मेरे मन में। सब ठीक हो जाएगा, इतना ही बोल पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में प्रेमा को छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन वापस तो आना ही था, इसलिए निकल पड़ा। मैं अपने शहर तो आ गया, लेकिन उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने उसे फ़ोन किया। हेलो प्रेमा, कैसी हो? प्रेमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? तुम्हें ही याद कर रहा था, बहुत चिंता हो रही थी। प्रेमा, अरे आप टेंशन न लें, वह सब तो मेरी लैब बन चुकी है। मैं तो डर गया था तुम्हारी हालत देखकर। मैंने कहा। मत सोचिए ज़्यादा, उसने कहा। अब मैं और वो एक दूसरे के और करीब आते गए। उसके बाद मेरा काम के सिलसिले में नैनीताल कई बार आना जाना होता था। इस दौरान हर बार मेरा और प्रेमा का मिलन कभी उसके घर में तो कभी उस होटल में जिसमें मैं रुकता था होता रहा। लेकिन प्रेमा के कई फ़ोन आने के कारण मेरी पत्नी को इसकी भनक पड़ गई और हम दोनों के बीच बड़ी कहासुनी हुई, जिसकी वजह से मेरे प्रति उसका व्यवहार और रूखा हो गया। इससे मैं नीमा से दूर और प्रेमा के और करीब होता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब प्रेमा या फिर मैं एक घंटा भी अपने अपने शहर में इधर उधर होते तो हम दोनों आशंकित हो उठते। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जैसे दोनों के सवाल जवाब का आदान प्रदान होता था, तो तब हमें चैन मिलता था। हम दोनों का प्यार चरम पे था। मेरा शांत और मेरा हौसला अफजाई से प्रेमा में और निखार आता चला गया। उसने अपने पति राजेश को भी संभाला और अपना घर भी, और साथ ही साथ मुझे भी। राजेश का व्यवहार प्रेमा के प्रति धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था, लेकिन मैं नीमा से दूर होता जा रहा था। नीमा का व्यवहार मेरे प्रति इस कदर रूखा और बदतमीजी वाला हो गया था कि मेरा उस घर में जीना दूभर हो गया था। समय बीतता गया और अब मेरे और प्रेमा के अनाम रिश्ते को 10 साल होने जा रहे थे और हमारे शारीरिक संबंध पहले ही की तरह थे कि अचानक प्रेमा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब मुझे कम और राजेश को ज़्यादा वक्त देने लगी। उसके इस तरह के व्यवहार से मैं विचलित हो गया। मुझे लगने लगा कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है। साथ ही साथ जीने मरने की कसम खाने वाली प्रेमा क्यों बदल रही थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। अब मैं खुद को अकेला महसूस करता। नीमा तो पहले ही मुझसे अलग थलग रहती और अब प्रेमा भी साथ छोड़ने की ओर कदम बढ़ा रही थी। मैंने उससे बात करने की सोचकर एक दिन उसे नैनीताल के उसी होटल में बुलाया जहां अक्सर मैं रुका करता था। वो आई और उस दिन होटल में हमारा आखिरी मिलन हुआ। उसके बाद प्रेमा ने आखिर वह बात कह दी जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मुझे भूल जाइए प्रकाश, मैं अब आपका साथ नहीं दे सकती। पर प्रेमा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैंने रोते गले से कहा। प्रेमा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रकाश जी, अब मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, मैं और दोहरा जीवन नहीं जी पा रही। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मुझ में अचानक क्या कमी आ गई? मैंने पूछा। आप में कोई कमी नहीं प्रकाश जी, मैंने आपसे ही जीना सीखा है। आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा, हमारा रिश्ता इतने सालों से चल रहा है तो बाकी ज़िंदगी भी कट जाएगी। नहीं प्रकाश जी, हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, यह सामाजिक और कानूनी दोनों रूप से ठीक नहीं है, वो बोली। फिर मैं बोला, इससे क्या होता है, हम कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तक हम इस दुनिया की नज़रों में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं चोरी छिपे जो कर रहे हैं कभी लोग समझ नहीं पाएंगे, उसने सख्त लहजे में कहा। तो मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है वो। इस बात का मुझे गहरा धक्का लगा। तो अब तक तुम जो मेरे साथ कर रही थी वो वैध था? तब समाज का डर नहीं लगा तुम्हें? अब तुम्हारा पति ठीक हो गया तो तुम बदल रही हो? चिल्ला पड़ा मैं। गुस्से से लाल हो गया था मेरा चेहरा। वो भी कम न थी, बोली, तो ज़बरदस्ती का प्यार करोगे क्या? जो चीज़ संभव नहीं है उसकी कोशिश मत करो। उसका बदला रंग देखकर मैं डिप्रेस हो गया। एक ही औरत के कई रंग देख लिए थे मैंने। मैं अचानक प्यार में मिले आघात से मानसिक संतुलन खो बैठा। काम काज छोड़ दिया, रात को नींद आनी बंद हो गई, अजीब सी बातें और हरकतें करने लगा, दिन में बड़बड़ाने लगा, हर किसी को मारने दौड़ता, बात बात पर गुस्सा और आपे से बाहर होने लगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मैं हिंसक हो उठा। नीमा से किसी बात पर कहासुनी हो गई तो बजाय शांत करने के पत्नी ने भी मुझे और भड़का दिया। तब मैं सब्जी काटने वाला चाकू लेकर नीमा को मारने चला था। नीमा के चिल्लाने पर पड़ोसी ने किसी तरह मुझे पकड़कर शांत किया, किंतु अचानक मैं बेहोश हो गया। मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे किसी बात से गहरा मानसिक आघात लगा है। मुझे मेंटल हॉस्टल में इलाज की ज़रूरत है। इलाज लंबा भी चल सकता है। तब तय हुआ कि अपने शहर के बजाय आगरा हॉस्टल में इलाज करवाना बेहतर होगा। आज हॉस्टल से निकलकर मेरे नए जीवन की शुरुआत होने जा रही थी। अब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूलकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ नई ज़िंदगी गुजारने को तैयार था।